अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएगा कि आवाज़ क्लियर आ रही है? आवाज़ कंफर्म कर देगा प्लीज़। ओके, थैंक यू। थैंक यू अज़ीज़। सही, हम शुरू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में लॉन्ग रन कॉस्ट हमने शुरू कर दी थी और उसी के ऊपर डिस्कशन की थी सारी। एक सेकंड जी, ज़रा सा रिवाइज़ कर लेते हैं उसको, देन वी विल मूव ऑन। तो लॉन्ग रन कॉस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने बात की थी, बाय द फैक्ट कि ये लॉन्ग रन है, वी नो कि देयर आर नो फिक्स्ड फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड। ठीक है? लॉन्ग रन को डिफाइन ही हम इस तरीके से करते हैं कि ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। ठीक है ना? इसलिए सारी कॉस्ट जो है वो भी वेरिएबल ही होंगी। सारी कॉस्ट भी वेरिएबल कॉस्ट है। देयर इज नो फिक्स कॉस्ट बिकॉज ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। इसको हम लिख देते हैं वेरिएबल। ठीक है ना? वी कैन वेरी ऑल फैक्टर्स। ठीक हो गया। मूविंग ऑन। लॉन्ग रन में मैंने बात की थी कि दो चीजों के ऊपर हम बात करेंगे प्रॉपर जगह। एक तो स्केल ऑफ प्रोडक्शन पे, और कल हमने उसको पढ़ भी लिया था सही से। आसान टॉपिक था काफी। स्केल ऑफ प्रोडक्शन देखेंगे किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाने से क्या होगा, ये सारी डिस्कशन थी। दूसरा जो आज डिस्कशन करेंगे हम इंशाल्लाह, वो है चूजिंग द इनपुट या फैक्टर मिक्स। ठीक है? इनपुट फैक्टर मिक्स पे पहुंचने से पहले एक बार इसको रिवाइज करते हैं, व्हाट डिड वी मीन बाय स्केल ऑफ प्रोडक्शन। तो व्हेन वी टॉक अबाउट स्केल ऑफ प्रोडक्शन, तो हमें ये पता है कि हम लॉन्ग रन में अब, अच्छा ये मैं रिपीट कर दूं, स्केल का वर्ड सिर्फ लॉन्ग रन में यूज होगा। शॉर्ट रन के अगर कॉस्ट के क्वेश्चन यूज आ रहे हैं तो उसमें आप स्केल का वर्ड यूज नहीं करेंगे, ना ही इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलेंगे, कोई भी स्केल का वर्ड यूज नहीं होगा शॉर्ट रन में। स्केलिंग पॉसिबल ही लॉन्ग रन के अंदर है, बिकॉज ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। हमने ये बात की थी कि जब भी आप अपने सारे इनपुट्स को आप बढ़ाते हैं बाय सर्टेन प्रोपोर्शन, whenever you increase your all your inputs by a certain proportion, तो आउटपुट जो है वो या तो एग्जैक्टली exactly उसी प्रोपोर्शन से बढ़ेगा। सही है ना? आउटपुट एग्जैक्टली exactly उसी प्रोपोर्शन से या तो बढ़ेगा, या आउटपुट जो है उससे कम प्रोपोर्शन से बढ़ेगा, या हमने कहा था कि आउटपुट जो है ज्यादा प्रोपोर्शन से बढ़ेगा। ठीक है ना? मेक सेंस? इनपुट को सारे आपने जितनी भी फैक्टर्स अवेलेबल हैं आपने उनको बढ़ा दिया बाय 100%, डबल कर दिया। और अगर आउटपुट भी डबल हो गया तो इस फिनोमेना को हम बोलेंगे कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का मतलब क्या है कि योर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज कांस्टेंट, इट इज नॉट चेंजिंग। और इसको हम डिफाइन कैसे करें? इफ वी इंक्रीज ऑल इनपुट्स बाय सर्टेन प्रोपोर्शन एंड आउटपुट इंक्रीजेस बाय एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन, तो हम बोलेंगे कि कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल मिल रहे हैं। उस वक्त लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट वुड बी कांस्टेंट। ठीक है? सिमिलरली वी टॉक्ड अबाउट डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में क्या होता है कि अगर हमने सारे ऑल इनपुट्स की बात हो रही है हर बार, इफ इंक्रीज ऑल इनपुट्स बाय सर्टेन प्रोपोर्शन, हमने इनको बढ़ा दिया फॉर एग्जांपल 100% से, तो आउटपुट का जो इंक्रीज है विल बी लेस देन दैट प्रोपोर्शन। अब लेसर प्रोपोर्शन से आउटपुट बढ़ेगा। अगर लेसर प्रोपोर्शन से आउटपुट बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी एवरेज कॉस्ट बढ़ रही है, क्योंकि इनपुट पे आपने जो कॉस्ट लगाई डबल हो गई कॉस्ट, आउटपुट डबल नहीं हुआ, तो ऑन एवरेज कॉस्ट ज्यादा हो गई। लॉन्ग एंड एवरेज कॉस्ट वुड राइज इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग डिक्रीज रिटर्न्स टू स्केल। और उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन होता है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल को हमने फर्दर पढ़ा भी था, अभी वापस आते हैं इस पे। सिमिलरली वी हैड इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब था कि इफ वी इंक्रीज ऑल इनपुट्स बाय सर्टेन प्रोपोर्शन, और हमारा आउटपुट जो है वो उस प्रोपोर्शन से ज्यादा से बढ़ जाए, बाय मोर देन दैट प्रोपोर्शन, तो हमने इनपुट बढ़ाया बाय 100%, लेकिन आउटपुट बढ़ गया 150% से, तो हमारी ऑन एवरेज कॉस्ट कम होना शुरू हो गई। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट स्टार्टेड टू फॉल। इसको हम कहते हैं कि आपको मिल रही है उस वक्त इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक हो गया? ये सब हमने डिस्कस किया था, आसान था। फिर इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज के ऊपर डिस्कशन की थी। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन पूछी थी क्या होगी इकोनॉमीज ऑफ स्केल की, और सिमिलरली डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की। इकोनॉमीज ऑफ स्केल को हमने डिफाइन किया था। इकोनॉमी ऑफ स्केल
means decrease in average cost. Economies of scale का मतलब सिंपल क्या है, एवरेज कॉस्ट। जब भी स्केल की बात होगी तब आउटपुट से रिलेटेड बात कर रहे हैं। आउटपुट बढ़ने की वजह से अगर आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो रही है इन द लॉन्ग रन, तो आप बोलेंगे कि मुझे इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रहा है। ठीक है, सिमिलरली इन द लॉन्ग रन आउटपुट बढ़ने की वजह से अगर आपको एवरेज कॉस्ट बढ़ रही है आपकी, तो आप बोलेंगे मुझे डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रहे हैं इन द लॉन्ग रन। और उसका रीजन क्या होगा, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अगर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है तो एवरेज कॉस्ट कम हो रही होगी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल एवरेज कॉस्ट बढ़ रही होगी। बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल यू विल बी एक्सपीरियंसिंग डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। मतलब कि आउटपुट बढ़ने से एवरेज कॉस्ट बढ़ गई। इसका रीजन क्या होता है, हमने उस पर बोला था कि मेनली जो नंबर वन रीजन होता है फॉर डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल, वो क्या होता है, वो होती है मैनेजेरियल डिसइकोनॉमीज। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल की नंबर वन रीजन होता है मैनेजेरियल डिसइकोनॉमीज। मैनेजेरियल डिसइकोनॉमी से मुराद क्या है, ये कि ऑब्वियसली जब आप आउटपुट बढ़ा रहे हैं तो आपका बिजनेस का साइज बढ़ रहा है। बिजनेस का साइज बढ़ने की वजह से जो मैनेजमेंट इश्यूज आ रहे हैं कि यू आर नॉट टू बिग टू मैनेज, जिस वजह से कम्युनिकेशन एरर्स हैं, फीडबैक चैनल में मसले चल रहे हैं, काम उस तरीके से नहीं हो पा रहा जो कि होना चाहिए था। तो ऑन एवरेज एक यूनिट जो है वो महंगा बनना शुरू हो गया। ये कर्स है ऑफ बीइंग बिग। ठीक है, ये रिस्क इकोनॉमी हर बिजनेस एक टाइम पे फेस करता है, फिर वो उसको रिकवर करता है अपनी बिजनेस स्टडीज अप्लाई करने के बाद, वो एक अलग कहानी है। लेकिन हम लोग ये कहते हैं इन इकोनॉमिक्स वी अज्यूम, व्हाट डू वी अज्यूम, कि आपकी लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट इस तरीके से होती है। हमने दो ग्राफ बनाए थे और दो ग्राफ बना के हमने कहा था कि आप इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। जनरली ये प्रेफरेबल है जो नीचे बनाया है। पहले वाले में सिंपली हमने क्या किया है कि हमने कहा इनिशियली जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा एवरेज कॉस्ट थक करके बिल्कुल नीचे, एवरेज कॉस्ट कम होती रहेगी, कम होती रहेगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। क्यों कम होगी, बिकॉज यू आर एक्सपीरियंसिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और उसका रीजन क्या है कि आपको उस वक्त मिल रहे हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है ना, तो आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो रही है इन द लॉन्ग रन। मिनिमम कॉस्ट पे जाने के बाद इफ यू डिसाइडेड टू इंक्रीज द साइज इवन मोर फ्रॉम नाउ, उस वक्त क्या होगा, अब आपका बिजनेस का साइज जो है इस पॉइंट के बाद से टू बिग टू मैनेज हो गया, डिस इकोनॉमी सेटन हो गई है, तो एवरेज कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी। वी अज्यूम दैट लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट रिएक्ट लाइक दिस, इनिशियली इट फॉल्स देन इट राइजेस। लेकिन दूसरे ग्राफ में हमने कहा था कि ये ऊपर वाले सिमिलर ही है, बस इसमें फर्क क्या है कि हमने यहाँ क्या लिखा था, जनरली द वी अज्यूम दैट if a firm expands it experiences economies of scale initially वो economies of scale मिलेंगी, एवरेज कॉस्ट कम होगी। उसके बाद क्या होगा, then the firm continues to produce at this average cost, उसी एवरेज कॉस्ट पे it will continue to produce, एवरेज कॉस्ट ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गई है यहाँ पे, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट तक आपने सारी इकोनॉमीज को एग्जॉस्ट कर लिया है। सही है ना, सारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल को एग्जॉस्ट कर लिया, मतलब यूज अप कर लिया है। बिगर साइज की वजह से जितने फायदे उठा सकते थे आप बल्क बाइंग करके, लोअर इंटरेस्ट रेट लेके, वो सब आप उठा चुके हैं। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट जितनी कम होनी थी हो चुकी है। नाउ योर गेम शुड बी टू मैनेज दिस कॉस्ट, इसी के ऊपर बनाते रहे, इसको बढ़ने ना दें। ये मिनिमम कॉस्ट आप रीच कर चुके हैं, आप इसको इसी को बनाते रहे, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल मिलते रहे। लेकिन इवेंचुअली इफ यू ट्राई टू increase the output even further, there would be a point average cost will start to rise। ये हमने लिखा भी था। और इसका नंबर वन रीजन वही है कि मैनेजरियल डिसइकोनॉमीज। ठीक है ना, ये हमने लिखी भी थी, सारी बातें डिस्कस की थी। मैंने बताया था इकोनॉमी और डिसइकोनॉमीज पे हम एक क्लास और करेंगे, आ, वो उसको जरा और डिटेल में पढ़ेंगे, वो बिल्कुल उस तरीके से जैसे आपकी बिजनेस स्टडीज में होता है। लेकिन हम यहाँ भी देख लेंगे क्योंकि हमारे सवाल भी आ जाते हैं इस चीज पे। ठीक है, यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ ले, नहीं तो ओके लिख के भेज दे। हसन प्राइवेट में नहीं करो, एवरीवन पे करो। बफर ठीक है, सिमरा हानिया बिल्कुल ठीक है जी। शामी शहरियार कहाँ हो तुम दोनों? सिमरा ओके, समीर समझ में आ रही है बात तुम्हारा, कल भी अच्छे सवाल आ रहे थे, जवाब भी ठीक थे। मारू ओके हो गया। हानिया काफी दिनों बाद क्लास में आई हैं आप। हबीबा
अभी बार ठीक है, तुम आई थिंक अटेंडेंस हमारी सबसे अच्छी है, लेकिन बोलती तुम सबसे कम हो। अनुष्का ओके ठीक है। ओके समीर, बेहतरीन। ठीक है, आसान चैप्टर रिलेटिवली, हमें समझ में आ रही है बातें यहाँ तक। ठीक है ना? तो हम जरा सा आगे बढ़ते हैं। ये हम डिस्कशन कर ली है। मैंने कहा है कि हम इकोनॉमी ऑफ स्केल को दोबारा रिविजिट करेंगे। जब करेंगे तो उसको देखते हैं वापस। मैं इसी चैप्टर के एंड में बता दूंगा कि जैसे इकोनॉमीज हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल इकोनॉमीज में क्या फर्क होता है और ग्राफ में क्या फर्क आएगा वो हम देख लेंगे। अभी जरा सा मूव ऑन करते हैं हम यहाँ पे हमारे सेकंड पार्ट पे ऑफ द लॉन्ग रन, विच इज चूजिंग द इनपुट मिक्स। अच्छा, इनपुट मिक्स से मुराद क्या है? देखिए, बाय द मतलब बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग इन द लॉन्ग रन, वी नो कि वी आर इन द लॉन्ग रन। तो हम जितना चाहे वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने फैक्टर्स को। ठीक है, तो मुझे पता है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल 100,000 यूनिट्स बनाना चाहता हूँ, तो इनको बनाने का एक तरीका ये है कि मैं एक मशीन लूँ और उस मशीन पे मैं 20 वर्कर्स को यूज करूँ फॉर एग्जांपल। या एक और तरीका ये है कि मैं 4 मशीन ले लूँ और उसी के साथ मैं 4 वर्कर्स ले लूँ। 4 मशीन 4 वर्कर मिलके भी 100,000 यूनिट्स बना देंगे मुझे एक महीने में। और एक मशीन और 20 वर्कर मिलके भी 100,000 यूनिट्स बना देंगे। मतलब कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, इसके देयर आर मल्टीपल वेज, मल्टीपल मिक्सेस दैट कैन हेल्प यू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ यूनिट्स। आप डिफरेंट इनपुट मिक्स के साथ, इनपुट मिक्स से मुराद ये है कि इसमें लेबर कितना डालें, इसमें कैपिटल कितना डालें, इसमें लैंड कितना डालें, और फिर मिक्सचर बना है। ठीक है ना? कितना लेबर कितना कैपिटल, नॉर्मली जो हमारा सवाल होता है वो लेबर और कैपिटल के दरमियान होता है। हाउ मच लेबर हाउ मच कैपिटल, शुड वी बिकम लेबर इंटेंसिव, शुड वी बिकम कैपिटल इंटेंसिव, एंड व्हाई शुड वी, ये सवाल है सारा। तो ये हमने पूछना है कि एक गिवन लेवल आउटपुट को बनाने के लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। लेबर ज्यादा रखें या मशीन ज्यादा रखें, कैपिटल ज्यादा रखें। तो इवेंचुअली हम क्या डिसाइड करेंगे, उसको हम इनपुट मिक्स कहते हैं। ठीक है ना? तो इनपुट मिक्स डिसाइड करने के लिए जो हमारा ऑब्वियसली रूल ऑफ थंब है वो क्या है? मतलब हम अज्यूम तो हम यही करते हैं कि, मैं अजम्पशन लिख दूं यहाँ पे, यही अजम्पशन है, उसको मैं जरा डिस्क्राइब कर दूं कि हम ये अज्यूम करते हैं द फर्म इज एफिशिएंट। वी अज्यूम दैट ऑल फर्म्स दैट वी आर डिस्कसिंग आर एफिशिएंट फर्म्स। एफिशिएंट फर्म्स वो फर्म होती हैं जो, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी हमारे लिए इकोनॉमिक्स में इज प्रोड्यूसिंग एट मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। दे प्रोड्यूस एट द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। मतलब वो मेहनत करती हैं अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए, वो वेस्टेज नहीं करती। एफिशिएंसी का मतलब ये है ना हमारे लिए। इकोनॉमिक्स में एफिशिएंट फर्म वो फर्म है, बिजनेस में भी इवन, एफिशिएंट फर्म वो फर्म है जो वेस्टेज नहीं करती, जो मिनिमम पॉसिबल एवरेज कॉस्ट पे अपने यूनिट्स बनाती है, प्रोड्यूस एट द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। वो कॉस्ट मिनिमाइजेशन उसका एक एम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अजम्पशन का वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं हम क्योंकि हमें पता है कि अनफॉर्चुनेटली ऑल फर्म्स आर नॉट एफिशिएंट। सही ना? दे आर वेरी फार फ्रॉम एफिशिएंट, दे आर इनएफिशिएंट। सही है। तो लेकिन अभी अज्यूम कि दे विल बी एफिशिएंट। अगर अभी अज्यूम कि दे आर एफिशिएंट, तो ऑब्वियसली उनका रूल ऑफ थंब क्या होगा कि उन्होंने इनपुट मिक्स चूज करते हुए सिर्फ क्या सोचना है, उनको फर्क नहीं पड़ता कि अनएम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, उनको फर्क नहीं पड़ता कि मशीन्स यूज करने से आउटपुट तेजी से बढ़ेगा या स्लोली बढ़ेगा। उनको इवेंचुअली किस चीज से फर्क पड़ता है? उनको सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है, भाई कॉस्ट क्या आ रही है। तो वी अज्यूम दैट द फर्म will choose the least cost combination
of in for any given level of output. हम ये अज्यूम करते हैं कि जो भी फर्म है it will be producing with the least cost combination of input. सही है ना? We have different combinations of input. ये एक combination था, 4 machine 4 worker was one combination, 1 machine 20 worker was another combination, and we could have so many other combinations for the same level of output. ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि we are assuming that this firm, जिससे हम इतना भरोसा कर रहे हैं कि it will always choose the least cost combination of input for any given level of output. किसी भी गिवन लेवल ऑफ आउटपुट को बनाने के लिए जो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन होगा ना, वो उसको चूज करेगा. 10 यूनिट को बनाने के लिए अगर लेबर ज्यादा रखना जरूरी है तो लेबर ज्यादा रखेगा. 1000 यूनिट को बनाने के लिए अगर मशीन ज्यादा रखना जरूरी है तो मशीन ज्यादा रखेगा. जरूरी से मुराद क्या है कि उसको पता है कि 10 यूनिट बनाने तो लेबर रखेंगे तो कम कॉस्ट आएगी, मशीन रखेंगे तो हमें यूनिट इतने नहीं बनाने के वो कॉस्ट कवर हो पाए, तो ज्यादा कॉस्ट आएगी. लेकिन अगर आपने 1000 से ज्यादा यूनिट बनाने तो आप क्या करें कि आप मशीन ज्यादा रखें, कैपिटल ज्यादा रखें, उस वक्त एवरेज कॉस्ट कम आएगी. तो ना लेबर का सगा है ना कैपिटल का सगा है, वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि एवरेज कॉस्ट कम हो. एवरेज कॉस्ट, और हम अज्यूम क्या कर रहे हैं कि वो हमेशा वही कॉम्बिनेशन चूज करेगा दैट विल यील्ड द लीस्ट कॉस्ट. तो उसको हम कहेंगे लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन फॉर एनी गिवन लेवल ऑफ आउटपुट. आउटपुट का कोई भी लेवल होगा, उस आउटपुट के हिसाब से बोलेगा अच्छा इस वक्त लीस्ट कॉस्ट किस में आ रही है, वो मैं चूज करूंगा. बिकॉज बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग इन द लॉन्ग रन वी से दे कैन इजीली वेरी देयर इनपुट्स. इनपुट का मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ये बात समझ में आ रही है ना? यहाँ तक कोई मसला तो पूछ लें तो ओके लिख के भेजो. अब ये लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन कैसे चूज करेगा वो हमने डिस्कस करना है, लेकिन यहाँ तक जो इसकी पीछे का बैकग्राउंड है वो ओके तो ओके लिख के भेज दो. कोई कंफ्यूजन है पूछ ले. समीर, तुम्हें हर बार बोलना पड़ता है. हबीबा, अनुषा हो गया ओके. हार्दिक भाई तो बस यहाँ हैं तो हम खुश हैं बस. उनको देख के हमें खुशी होती है. उनसे कोई सवाल जवाब नहीं होंगे. ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं. ओके, तो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन अब चूज करना किस तरीके से, इसके लिए वी हैव अ फॉर्मूला. फॉर्मूला सच कोई नया नहीं है आपके लिए, वो आपने देखा हुआ है एक दो बार. वो क्या है? लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट मिक्स, पूरा लिख देते हैं ना ताकि याद रहे. वो कहते हैं कि लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन तब होगा जब द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल over the price of capital would be equal to marginal product of labor over the price of labor, which is basically your equimarginal principle, जो कि हमने यूटिलिटी थ्योरी में पहली बार पढ़ा था, जो यहाँ पे भी चल रहा है. और ये भी एग्जैक्टली उसी तरीके से समझाएगा कि हाउ शुड वी सब्स्टिट्यूट लेबर एंड कैपिटल टू प्रोड्यूस लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन. उसके ऊपर मैं अभी बात करता हूँ. पहले जरा इसको कॉपी कर लें. दिस इज योर लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट ऑफ इनपुट मिक्स. ठीक है, फॉर एनी आउटपुट लेवल आपने ये करना है, एंड दिस विल टेल यू कि आप कितने लेबर यूज करें, कितने कैपिटल यूज करें. अच्छा, एमपी के ओवर प्राइस ऑफ के का मतलब क्या है, ये आपको बेसिकली बता क्या रहा है. दिस इज, इसको भी लिख लेना, दिस इज मार्जिनल प्रोडक्ट पर डॉलर स्पेंट. एक पर एवरी डॉलर यू आर स्पेंडिंग, व्हाट इज द एडिशनल आउटपुट यू आर गेटिंग. मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? एडिशनल आउटपुट. ये हम डिस्कस कर चुके हैं ना. तो मार्जिनल प्रोडक्ट यू वुड गेट फॉर एवरी एक्स्ट्रा डॉलर यू आर स्पेंडिंग, वो है आपका
वो है ये चीज। तो हर डॉलर जो आप कैपिटल पे लगा रहे हैं वो आपको कितना मार्जिनल प्रोडक्ट दे रहा है कंपेयर टू हर डॉलर जो आप लेबर पे लगा रहे हैं। जब इन दोनों का मार्जिनल प्रोडक्ट पर डॉलर स्पेंट इक्वल हो जाएगा तब आप बोलेंगे कि ये वो पॉइंट है जहां पे देयर वुड बी नो फर्दर गेन फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन। इसको मैं भी जरा और लिखवा देता हूँ, कॉपी कर लें। तो पहले तो ये ऊपर ये स्टेटमेंट जो हमने लिखी है वो लिख लें, और फिर आगे एक दो पॉइंट्स मैं लिखवा रहा हूँ वो ऐड कर दें। तो हम ये कह रहे हैं द फर्म will keep on substituting labor for capital if वो लेबर फॉर कैपिटल सब्स्टिट्यूट कब करेगा? मार्जिनल प्रोडक्ट पर डॉलर स्पेंट ऑन लेबर, अगर जो आप खर्चा कर रहे हैं लेबर के ऊपर, ये लिखना है यार पूरा, इज हायर देन मार्जिनल प्रोडक्ट। ये जो पूरी मैं कहानी लिख रहा हूँ ना, इसको मैं अभी जरा एक नंबर्स की फॉर्म में भी समझाता हूँ आपको। हम क्या कह रहे हैं, द फर्म विल कीप ऑन सब्स्टिट्यूटिंग लेबर फॉर कैपिटल, मतलब वो लेबर ऐड करता रहेगा फॉर कैपिटल इफ marginal product per labor spent on marginal product per dollar spent on labor is higher than marginal product per dollar spent on capital। इसका सिंपली मतलब क्या है कि आपका जो हर डॉलर जो लेबर पे लग रहा है दैट इज इंक्रीजिंग, मार्जिनल प्रोडक्ट पर डॉलर स्पेंड ऑन लेबर इज हायर, ये कह रहे हैं ना हम। अगर ये ज्यादा है तो आप क्या करेंगे, यू विल कीप ऑन सब्स्टिट्यूटिंग लेबर फॉर कैपिटल, आप लेबर ऐड करते रहेंगे और कैपिटल कम करते रहेंगे इफ द मार्जिनल प्रोडक्ट पर लेबर इज हायर। ये कब होगा हायर, इसकी जरा मैं अगर आपको मैथमेटिकल एग्जाम्पल दिखाऊं। फॉर एग्जाम्पल हम बोले जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है वो है 50 इस वक्त, प्राइस ऑफ लेबर हम कर देते हैं $10, ठीक है अज्यूमिंग। और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल जो है, कैपिटल को हम के से डिफाइन करते हैं, अब तक होपफुली समझ में आ गया होगा, 100 वर्ड लिख चुके हैं। वो कितना है, वो कर लेते हैं 20, ठीक है। और प्राइस ऑफ कैपिटल जो है इसको भी अभी 10 कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब जरा इस फॉर्मूले में इनपुट करते हैं जो हमारा फॉर्मूला था, एम पी के ओवर प्राइस ऑफ के इज इक्वल टू एम पी एल ओवर प्राइस ऑफ एल। तो फॉर्मूला क्या कह रहा है, एम पी, पहले इसको देख लेते हैं, 50/10 मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर ओवर प्राइस ऑफ लेबर, और यहाँ पे 20/10। ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि दिस इज हायर, मतलब कि द मार्जिनल प्रोडक्ट पर डॉलर स्पेंट ऑन लेबर इज हायर देन द मार्जिनल प्रोडक्ट पर डॉलर स्पेंट ऑन कैपिटल। इफ दिस इज द केस, अगर ये केस है तो आपको पता है अगर मैं $1 पर खर्च कर रहा हूँ तो आउटपुट में थोड़ा ज्यादा इंक्रीज आ रहा है, और ₹1 में कैपिटल पे खर्च कर रहा हूँ तो आउटपुट में थोड़ा कम इंक्रीज आ रहा है रिलेटिवली। तो ऑब्वियसली एनी एनी सेन बिजनेसमैन जिसका एम है कि एफिशिएंसी बढ़ानी है, वो यही कहेगा भाई कि लेबर बढ़ाओ, आउट क्वांटिटी ऑफ लेबर बढ़ाओ इस वक्त, और क्वांटिटी ऑफ कैपिटल कम करो। यहां तक बात समझ भाई, अगर ये केस है तो हम क्या कहेंगे, हम इस वक्त बोलेंगे डिसीजन ये होगा, क्वांटिटी ऑफ लेबर शुड बी इंक्रीज, we should employ more labor because the marginal product per dollar spent on labor is higher than the marginal product per dollar spent on capital। सही है ना, आउटपुट जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है हर एक्स्ट्रा डॉलर लेबर पे खर्च करने से, वो ज्यादा है बनस्बत उस आउटपुट के जो आपको मिल रहा है जब आप $1 लगा रहे हैं कैपिटल के ऊपर। ये बात समझ में आई है? तो इवन तो देयरफॉर अगर इफ दिस इज द केस जो कि हमने यहाँ पे लिखा है, तो यू शुड इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ लेबर, दिस शुड बी अ डिसीजन if you are an efficient firm।
ये बात समझ में आई है? तो ओके लिख के भेज दें, कोई कंफ्यूजन है पूछ लें, आगे हम बताते हैं इसको। जी शहरियार, मनाहिल, मारू, हसन, हानिया ठीक है, अनुषा, अरीज हो गया ठीक है, अरीज। दोबारा से ज्यादा क्लियर नहीं हुआ, अभी आ रहा सर, एक बार से शामिल, ठीक है, ठीक है, ओके, ओके, हम इसको रिपीट करते हैं। तो बेसिकली ये सीन है कि वी सेड कि अगर एमपी के ओवर प्राइस ऑफ के इक्वल है एमपीएल ओवर प्राइस ऑफ एल से, एमपीएल का मतलब क्या था, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, वो हम पढ़ चुके हैं वो क्या होता है, एमपी के हमें पता है क्या होता है, सही है ना? तो अगर ये इक्वल है तो इक्विटी मार्जिनल प्रिंसिपल मेट हो रहा है आपका, और इस वक्त आपको लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। ये समझने के लिए हमने एग्जांपल शुरू की। हमने कहा अगर ये इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, तो क्या होगा? तो ये होगा जो हमने यहाँ साइड पे लिखा। हमने क्या लिखा कि the firm will keep on substituting labor for capital. The firm will keep on adding more labor instead of capital if the marginal product per dollar spent on labor. ये क्या है? This is giving you the marginal product per dollar spent. सही है ना? मार्जिनल प्रोडक्ट पर डॉलर स्पेंट, हर डॉलर पे जो आपको एमपी मिल रहा है वो देख रहे हैं। मतलब कि देखिए ना, अगर आपने 50 का आपको एमपी मिल रहा है और आप 10 रुपीज खर्च कर रहे हैं उसके ऊपर, सही है, तो ऑन एवरेज आपको हर डॉलर पे 5 जो मिल रहा है, 5 जो आंसर आ रहा है वो क्या है? उसको दिस 5 इज द मार्जिनल प्रोडक्ट पर डॉलर स्पेंट। फॉर एवरी डॉलर यू आर गेटिंग 5 इन, सही है ना, यू आर गेटिंग 5 एडिशनल यूनिट्स। ये बात समझ में आ रही? अगर आप $1 लगा रहे हैं लेबर के ऊपर तो आप 5 एडिशनल यूनिट्स मिल रहे हैं। सिमिलरली अगर आप $1 लगा रहे हैं कैपिटल के ऊपर तो आपको 2 एडिशनल यूनिट मिल रहा है, 20/10 तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे लेबर पे ज्यादा पैसे लगाओ भाई, लेबर पे पैसे लगाने से क्वांटिटी तेजी से बढ़ रही है। हर डॉलर जो लेबर पे लग रहा है वो आपको 5 एडिशनल यूनिट दे रहा है, हर डॉलर जो कैपिटल पे लग रहा है वो आपको 2 एडिशनल यूनिट दे रहा है। तो द आंसर शुड बी, द डिसीजन शुड बी इन दिस केस, कि क्वांटिटी ऑफ लेबर शुड बी इंक्रीज्ड। सिर्फ यहाँ तक बात समझ में आई है तो ओके लिख के भेज दो, आगे मैं बताता हूँ इसको क्लोज कैसे करेंगे स्टेटमेंट को। सही है ना? अगर ये केस है तो आप बोले भाई लेबर को बढ़ाएं, ये बात समझ में आ गई तो ओके लिख के भेज दे। ओके समीर, ठीक है, बेहतरीन। ओके सर यार, ठीक है। सही है, अब होगा क्या? अब इसके बाद की जो कहानी है ना, इसके बाद की जो कहानी वो तो समझने वाली है। उसको समझाने के लिए वी कैन यूज टू पॉसिबिलिटीज है हमारे पास समझाने के लिए, लेकिन चले हम दोनों समझाते हैं दोनों तरीके से। होगा क्या? अगर आपको याद हो मार्जिनल प्रोडक्ट का ग्राफ, वो मैं साइड पे दिखा दूं, जो कि होपफुली याद होना चाहिए आपको। तो वो कुछ ऐसे होता है, इसलिए मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव भी हो जाता है एक टाइम पे, ठीक है? तो जनरली स्पीकिंग होता क्या है, अगर आप आउटपुट बढ़ाएंगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट कम होता है। यहाँ क्या लिखते थे? क्वांटिटी ऑफ लेबर, लेबर या मैंने कहा था कोई भी इनपुट लिख सकते हैं, ठीक है? तो जब भी आप लेबर ज्यादा हायर करेंगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर विल स्टार्ट टू फॉल, ठीक है? या सिमिलरली अगर आप लेबर कम हायर करेंगे तो लेबर का एमपी बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसका रीजन क्या है? इफ दिस हैपेंस, इफ दिस हैपेंस एंड यू डिसाइडेड कि यार लेबर बढ़ाएं और क्वांटिटी ऑफ कैपिटल कम करें, इफ दिस हैपेंस, तो इवेंचुअली होगा क्या? इसके बाद अगली स्टेटमेंट हम लिख देते हैं यहाँ पे, होगा क्या?
ठीक है। अगर आप लेबर बढ़ा रहे हैं, कैपिटल कम कर रहे हैं, तो एवरी लेबर will have lesser and lesser capital to work with. ये बात समझ में आई है? अगर आप लेबर बढ़ा रहे हैं और कैपिटल कम कर रहे हैं, दिस इज व्हाट यू आर डिसाइडिंग, तो इवेंचुअली होगा क्या, एवरी लेबर विल हैव लेसर एंड लेसर कैपिटल टू वर्क विद. तो कैपिटल अवेलेबल फॉर एवरी लेबर नाउ वुड बी लेसर एंड लेसर एज यू विल कीप ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लेबर्स. हर लेबर के पास कम कैपिटल बच जाएगा यूज करने के लिए, क्योंकि लेबर इतने ज्यादा हो रहे हैं एंड आप लेबर बढ़ा रहे हैं ना, और कैपिटल आप कम कर रहे हैं. तो देयरफॉर द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर विल फॉल. क्योंकि अब उसके पास कैपिटल कम है, तो वो एफिशिएंसी भी कम होती रहेगी. लेबर की इफेक्टिवनेस की बात हो रही है इस वक्त, उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, क्योंकि उसके पास कम काम करने के लिए कैपिटल ही कम अवेलेबल है. सही है ना? हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं. और इसी के आगे हम एक और स्टेप लिखते हैं, एवरी कैपिटल या एवरी यूनिट ऑफ कैपिटल कर लेते हैं, बोलने में अच्छा लगता है. एवरी यूनिट ऑफ कैपिटल विल हैव more and more labor to work with. ये हो रहा है क्योंकि आप कैपिटल कम कर रहे हैं और लेबर बढ़ा रहे हैं, तो कैपिटल के पास बहुत ज्यादा लेबर अवेलेबल है टू वर्क विथ. देयरफॉर द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल विल स्टार्ट टू राइज. ये होगा, ये होगा इवेंचुअली. और उसको मैंने आपको ग्राफिकली भी बताया क्या हो रहा है कि एज यू इंक्रीज द क्वांटिटी तो एमपी स्टार्ट्स टू फॉल, या इफ यू डिक्रीज द क्वांटिटी एमपी विल राइज. तो हमने बोला कि भाई इसका जो इवेंचुअल इफेक्ट होगा वो ये होगा कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर विल स्टार्ट टू फॉल एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल विल स्टार्ट टू राइज. ये आपका डिसीजन था, ये उसका इफेक्ट था. दिस इज व्हाट यू डिसाइडेड, डिसीजन. ये उसका इफेक्ट आया. जब ये उसका इफेक्ट आया तो वो रिजल्ट आप देख लें क्या बना. हम इसकी को आगे लेके चल रहे हैं. तो हमारी जो इनिशियल थी वैल्यूज, हम कह रहे हैं एमपीएल वुड स्टार्ट टू फॉल. तो एमपीएल कम हो गया, फॉर एग्जांपल हो गया 30, पहले था वो कितना 50. प्राइसेस चेंज नहीं हुई है, अज्यूमिंग प्राइस ऑफ लेबर वहीं की वहीं है 10. एमपीके जो है वो बढ़ना शुरू हो गया, जैसा हमने लिखा, वो फॉर एग्जांपल बढ़ के हो गया कितना, एमपीके कर देते हैं हम, वो भी 30 कर देते हैं 20 से. और प्राइस ऑफ कैपिटल जो है वो वही है 10. अच्छा, ये दोनों जरूरी नहीं है कि सेम हो हमेशा, ठीक है ना, कोइंसिडेंटली सेम है और हमारे लिए आसानी है कि हम ये वैल्यू यूज करें, तो हम कर रहे हैं. ठीक है. तो अगर आप फिर से वो करेंगे, एम पी एल ओवर प्राइस ऑफ एल, एम पी के और प्राइस ऑफ के, इस वक्त ये दोनों इक्वल आ रहे हैं. अगर आप $1 खर्च करेंगे कैपिटल लेबर पे तो 3 यूनिट एक्स्ट्रा बनेंगे. $1 खर्च करेंगे कैपिटल पे तो भी 3 यूनिट ही एक्स्ट्रा बनेंगे. बात समझ में आ रही है? इस वक्त देयर इज नो इंसेंटिव टू इंक्रीज कैपिटल और लेबर. तो ये जो इस वक्त के लिहाज से द इनपुट मिक्स एट दिस स्टेज, the input mix at this stage would yield the least average cost for the given output. जो भी output है उसके लिए least average cost इस वक्त आएगी when there is no incentive to change your input mix, because दोनों ही आपको equal additional output दे रहे हैं. कहानी समझ में आई ये वाली? कुछ हद तक सिमिलर है टू योर इक्विटी मार्जिनल प्रिंसिपल. अगर समझ में आ गई तो ओके लिख के भेज दे, कोई कंफ्यूजन है पूछ ले. बहुत सारी बातें वो कर दी है मैंने एक साथ, लेकिन
होपफुली, क्योंकि समझ में आ गई सारी, बता दें, क्लियर है बिल्कुल, प्रॉपर समझ में आ गया। नहीं डिसाइड आप यहाँ तक तो हम पहुंच ही गए थे ना, ये आप सबने ओके कर दिया था। इसके बाद मैंने कहा ये होगा क्यों, उसके लिए मैंने डायग्राम भी दिखाई, और हमने यहाँ दो स्टेटमेंट्स भी लिखे। ये दो स्टेटमेंट्स यही बता रही हैं कि एवरी लेबर विल हैव लेसर कैपिटल टू वर्क विद, एवरी यूनिट ऑफ कैपिटल विल हैव मोर लेबर टू वर्क विद। तो कैपिटल का एमपी वुड राइज, लेबर का एमपी वुड फॉल। ठीक है, और उसके बाद सिचुएशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। हमने जानबूझ के वैल्यू ऐसे ले आए कि डायरेक्ट इक्वल ही हो जाए। ठीक है, क्योंकि जब इक्वल हो जाएंगे देयर वुड बी नो इंसेंटिव टू चेंज योर इनपुट मिक्स। The input mix at this stage would yield the least average cost for the given output. जी, समझ में आई ये बात तो ओके लिख के भेज दो। एमपी का ग्राफ मैं दिखा देता हूँ, बाकी बताओ। ओके, बेहतरीन है। ठीक है, एक मिनट मैं जरा वापस दिखा दूँ। ये साथ साथ कॉपी करते रहना यार, ये यही आपके मेन नोट्स हैं जो आपको समझ में आने चाहिए। इसके बाद आप कुछ भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये डिस्कशन जो है ना, जो अपने जबान में आप लिखेंगे और जो मैं बोल रहा हूँ समझेंगे, ये टर्म्स, ये आसान लैंग्वेज, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक हो गया। तो ग्राफ को ही बोल रहा था, ग्राफ में सिंपली ये हो रहा है, एमपी का ग्राफ हम 10 बार डिस्कस कर चुके हैं, ग्राफ को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये डिस्कस कर रहा था कि एमपी का ग्राफ बिकॉज डाउनवर्ड स्लोपिंग है, मतलब बारिंग दिस पार्ट ओनली, डाउनवर्ड स्लोपिंग ही है ना। डाउनवर्ड स्लोपिंग में क्या होता है, व्हेनेवर वी इंक्रीज द क्वांटिटी दिस वैल्यू फॉल्स। यही होगा, जब हमने लेबर बढ़ाया तो लेबर की एमपी स्टार्टेड टू फॉल। और उसकी एक्चुअल थ्योरेटिकल रीजनिंग क्या है वो हमने यहाँ लिख दी, every labor will have lesser and lesser capital to work with because we are increasing too much labor and we are decreasing already owned capital. तो हर एडिशनल लेबर के पास कम कैपिटल होगा टू वर्क विथ। तो ये सारी कहानी की वजह से एमपी ऑफ लेबर वुड स्टार्ट टू फॉल, एमपी ऑफ कैपिटल वुड स्टार्ट टू राइज। ये इफेक्ट है, और उसको हमने रिजल्ट दिखा दिया यहाँ पे। ठीक है, इसकी ना मैं इसको बंद करने के लिए, बिल्कुल एंड करने के लिए एक दो स्टेटमेंट लिख देता हूँ, कॉपी कर लो, होपफुली ऊपर वाला भी सब कॉपी कर चुके हो। और इसको मैं फाइनलाइज कर देता हूँ। तो ये हमने बोला सही है, दिस सब्स्टिट्यूशन वुड कंटिन्यू, जो हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे, दिस वुड कंटिन्यू अंटिल अंटिल वही बात है, एम पी के ओवर प्राइस ऑफ के बिकम्स इक्वल टू एम पी एल ओवर प्राइस ऑफ एल। ठीक है, एट दिस स्टेज, अब इसमें अगर आपने सब्स्टिट्यूशन की, सब्स्टिट्यूशन would yield no further cost advantages। कोई आपको एडवांटेज नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट इस वक्त सब्स्टिट्यूशन करने के बाद। अच्छा, इस स्टेटमेंट को हम ना, ये जो एम पी के और प्राइस ऑफ के टू एम पी एल और प्राइस ऑफ एल लिखा है, इसको और हम क्या करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं एम पी ए ओवर प्राइस ऑफ ए टू एम पी बी और प्राइस ऑफ बी। मतलब हम कह रहे हैं कि सारे फैक्टर्स की बात हो रही है, सब फैक्टर्स हैं। अभी सिर्फ लेबर और कैपिटल कर दिया था, ये चलता रहेगा टिल एम पी एन और प्राइस ऑफ एन। तो हमने सबको इक्वेट करना है, इस तरह हमने यूटिलिटी थ्योरी में किया था ना, फॉर एवरी फैक्टर। तो ये इसका कंप्लीट फॉर्म है, और ये हमने सारी बातें की है। और इससे आपको लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा फॉर गिवन लेवल आउटपुट। जो जो मैंने लिखा है वो फुली कॉपी कर लिया है। ठीक है, सही है। अगर समझ में आ गई सारी चीजें तो ओके लिखे भेज दो, हम क्लास एंड कर रहे हैं। कुछ कॉपी करना है, कुछ देखना है तो बता दो, मैं दिखा देता हूँ। ये लास्ट चीज लिखी है हमने। हाँ जी, सबसे पहले ओके, ठीक है, ओके, सही है। हम खत्म कर रहे हैं क्लास, ठीक हो गया।
ओके, दिन अल्लाह हाफिज।